नमस्कार, दिस इज़ अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। चलिए कल से आगे स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ण विचार से संबंधित फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट हमने किया था उससे आगे है सेकंड प्रैक्टिस सेट, यानी 51 क्वेश्चंस हो चुके थे, उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 52। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान उच्चारण के आधार पर य तालवे से संबंधित है, तालु से संबंधित है, यानी आपने किया था उच्चारण के आधार पर ई और च वर्ग, इसके अलावा य और श, ये उच्चारण के आधार पर आपने किया था कि तालु से संबंधित है, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा तालु, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यंजन महाप्राण है? महाप्राण से संबंधित आपने किया था दूसरा और चौथा जो है पांचों वर्गों में, जिसे हम स्पर्श बोलते हैं, पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है। और इसके अलावा ऊष्म यानी अंतस्थ यर लव ऊष्म श श स ह, तो इनमें से महाप्राण कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, क्योंकि च ज ये तालवे से संबंधित है, त दंतवे से संबंधित है, य लव अंतस्थ ये अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा, और इसके अलावा ऊष्म जो है श श स ह, ये सभी के सभी महाप्राण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें स्पर्श, दंतव्य, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन से हैं? स्पर्श आपको पता ही है, क से लेकर तो म तक जो 25 व्यंजन है, मूल व्यंजन क से लेकर म तक, वो स्पर्श में आते हैं। और दंतव्य में आपको पता ही है, त वर्ग दंतव्य से संबंधित है। और अघोष पांचों वर्गों में अघोष जो है पहला और दूसरा है, और महाप्राण जो है ये पांचों वर्गों में दूसरा और चौथा है। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा है जो स्पर्श से संबंधित है, दंतव्य से संबंधित है, अघोष भी है यानी पहला और दूसरा है पांचों वर्गों में, और महाप्राण भी है यानी दूसरा और चौथा भी है पांचों में। तो इसमें से आंसर जो है वो होना चाहिए थ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्पर्श्य में है, दंतव्य से संबंधित है, त थ द ध, तो इस वर्ग से संबंधित है। अघोष भी है क्योंकि अघोष जो है वो पहला दूसरा होता है, और त और थ ये सेकंड है त वर्ग में। और महाप्राण भी है क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और ये सेकंड है, इस वजह से हो जाएगा थ आंसर। इससे आगे है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को कहा जाता है निर्नुनासिक वर्ण, क्योंकि अनुस्वर और अनुनासिक जो है उसमें मुख के साथ साथ नाक से ध्वनि निकलती है, और केवल मुंह से जो स्वस्वर निकलते हैं वर्ण वो कहलाते हैं निर्नुनासिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से कौन से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? तो तालव्य व्यंजन आपको पता ही है, च वर्ग से संबंधित है, च वर्ग से संबंधित है। तो च छ ज झ ये हो जाएगा आपका तालव्य व्यंजन, क्योंकि दंतव्य से संबंधित है, ओष्ठ्य से संबंधित है, कंठव्य से संबंधित है, लेकिन च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन से संबंधित है। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? यानी किसके उच्चारण में कंठ के साथ साथ नासिका की मदद ली जाती है? तो कंठ क वर्ग से संबंधित है, और क वर्ग में नासिक्य कहलाएगा उसका पंचमाक्षर, या जिसे हम बोलते हैं पंचम
वर्ण और क वर्ग में पंचम वर्ण जो है, पंचमाक्षर जो है वो ड है, और इस वजह से जिसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है वो ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है, वर्तस्य की सहायता ली जाती है? तो वर्तस्य आपको ध्यान रखना होगा, यानी जहाँ मुख में ऊपर की तरफ दांत खत्म हो रहे हैं और उसके ऊपर तालु है, और तालु और दांतों के बीच का जो हिस्सा है वो वर्तस्य कहलाता है। यानी जब हम मुख से ध्वनि निकालते हैं तो जीभ जो है या तो वर्तस्य में जाकर टकराएगी और या फिर जीभ जो है वर्तस्य के पास तक जाएगी मुख से उच्चारण करते हुए, तो उसे हम बोलेंगे वर्तस्य। तो किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? तो वर्तस्य के अंतर्गत न, ल, र और स, ये चार जो वर्ण है, चार जो व्यंजन है, इसका उच्चारण करते समय आप ये देखोगे न ऊपर की तरफ जीवा जा रही है, ल ऊपर की तरफ जीवा जा रही है, और इसके अलावा र और स, इनका उच्चारण करते हुए जीवा वर्तस्य के पास जाती है। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा स। वर्तस्य की सहायता से उच्चारण न, ल, र, स, इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? त और द को उच्चारण के आधार पर कहा जाता है, त वर्ग आपको पता ही है, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, तो दंत्व। सिंपल क्वेश्चन है, त वर्ग किससे संबंधित है? त, थ, द, ध, तो ऊपर से पहले धातु में जो है आपका जीवा टच करती है उच्चारण करते हुए, इस वजह से आपको करना पड़ेगा दंत। इससे आगे इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ल आंसर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपको पता ही है कि पहला और दूसरा जो है, पांचों वर्गों में पहला और दूसरा जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ट जो है वो पहला है ट वर्ग में, इस वजह से हो जाएगा ये अघोष वर्ण, क्योंकि त, थ, द ये तीसरा है, और ट, ठ, ढ ये भी तीसरा है, और ये भी नहीं आएगा इसमें, इस वजह से आंसर हो जाएगा ट। निम्न में महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण में आपको पता ही है कि दूसरा और चौथा, महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा, और उसके अलावा उष्म जो व्यंजन है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ट पहला है, ऊ स्वर है, ये भी ऊ स्वर है, और ट, ठ ये दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, इस वजह से आपका हो जाएगा महाप्राण में ट वर्ग में दूसरा वर्ण ठ है, इस वजह से आंसर हो जाएगा ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य। मूर्धन्य आपको पता ही है, ट वर्ग जो है मूर्धन्य कहलाता है। इसके अलावा स्पर्श, क्योंकि क से लेकर म तक 5 जो वर्ग हैं वो सभी के सभी स्पर्श हैं। उसके बाद में स घोष का मतलब है तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों वर्गों में। नासिक्य का मतलब है पांचवा। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो वो भी पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इसका मतलब है कि पांचों वर्गों में से जो मूर्धन्य से संबंधित है और पांचवा है वो हो जाएगा आंसर इसमें, यानी अण, यानी ट, ठ, ड, ढ और अण, ये हम ट वर्ग करते हैं। इस वजह से उसने सबसे पहले बोला मूर्धन्य यानी ट वर्ग। स्पर्श, तो ये पांचों वर्ग जो है स्पर्श से संबंधित है। सघोष का मतलब है कि तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि पहला और दूसरा जो है
वो अ घोष में आता है। उसके बाद में नासिक्य का सीधा से ही मतलब है कि नासिक्य जो है पंचमाक्षर होता है, और अल्प प्राण व्यंजन भी बोला है, और अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा होता है, इस वजह से आंसर हो जाएगा अण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण, इनमें से आपको देखना होगा अनुनासिक वर्ण कौन सा है। बहुत सिंपल है, पंचमाक्षर को हम रखते हैं इसके अंतर्गत, वैसे जिसमें ध्वनि जो है नाक से निकलती है, इस वजह से आंसर हो जाएगा अण। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि जो तालु से भी ऊपर जीभ जाती है और एकदम नीचे की तरफ मुड़ती है, तो मूर्धन्य ट वर्ग से संबंधित है, और ट वर्ग से संबंधित इसमें ठ हो जाएगा, इसलिए ट, ठ, ड, ढ जो है ये आंसर हो जाएगा ढ। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंतव्य है। दंतव्य आपको पता ही है कि दंतव्य जो है त वर्ग से संबंधित है, दंतव्य त वर्ग से संबंधित है, और त वर्ग के अलावा ल और स ये दंतव्य के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से आपको करना पड़ेगा आंसर ल, यानी त वर्ग के साथ साथ ल और स उच्चारण के स्थान के आधार पर दंतव्य से संबंधित है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर इनमें से आपको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम बोल रहे हैं दीर्घ स्वर, और इसमें आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान है कंठ, होठ, तालु और दंत। ह का उच्चारण स्थान कंठ है, ह का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि क वर्ग जो है ये कंठ से संबंधित है, और क वर्ग के अलावा जो है अ, आ और विसर्ग और इसके अलावा ह, ये जो है क वर्ग से संबंधित अ, आ और विसर्ग वाला, और ह क्योंकि विसर्ग जो है उसका उच्चारण भी ह की तरह ही होता है, प्रातः, प्रातः, तो इस वजह से कंठ से संबंधित है ये क वर्ग, अ, आ और विसर्ग और ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये चारों जो है अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग य, ल और व ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण आपको पता ही है, पहला, तीसरा और पांचवा, पांचों वर्गों में पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण है। तो क पहला है, च पहला है और त ये भी पहला है, यानी क वर्ग, च वर्ग और त वर्ग, जबकि ये आपका उष्म है, इसमें भी ये व उष्म है, और ये पहला है, त, थ, द ये तीसरा है, घ चौथा है, इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इस ऑप्शन में क, च और त ये तीनों ही वर्ग का पहला वर्ण है, इस वजह से आंसर हो जाएगा क, च और त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होठों की आकृति के आधार पर इनमें से कौन सा अव्रतमुखी स्वर है? यानी स्वर जो हमने किए थे व्रतमुखी और अव्रतमुखी, यानी व्रतमुखी जिसका उच्चारण करते समय होंठ जो है गोल आकृति के हो जाते हैं और अव्रतमुखी में गोल आकृति के नहीं होते, इस वजह से आपको इनमें से देखना है कि कौन सा अव्रतमुखी है, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि अ, आ, ई और ई, इसके अलावा ए
और ए, ये 6 के 6 जो है अव्रतमुखी है, इस वजह से, क्योंकि उ, ओ ये चारों जो है ये व्रतमुखी है, और उ और ओ की कैटेगरी के छोड़कर बाकी सभी के सभी अव्रतमुखी स्वर है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख जो है गोलाकार आकृति जो है इसमें नहीं होती, लेकिन उ ह्रस्व, उ दीर्घ, ओ और ओ ये जो है औ व्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से आंसर हो जाएगा ई। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर हमने किया था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और इसके अलावा जो है पश्च स्वर। तो जीवा के आधार पर जहां पर जीभ का अग्रभाग सहायक होता है, मध्य भाग सहायक होता है और पश्च भाग यानी पिछला भाग सहायक होता है, तो उस आधार पर हमने किया था कि स्वर जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ आपने किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। केवल 2 ही प्रकार की ध्वनियाँ होती है हिंदी में, और वो कौन सी है ध्वनियाँ? स्वर व्यंजन। मूल ध्वनियाँ जो हिंदी में है वो 2 प्रकार की होती हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो बहुत बार स्टूडेंट्स जो इसको सिंपल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो उसमें अयोग, वहा या अन्य ध्वनियों को देखते हैं, वो अदर ध्वनियाँ आएंगी, लेकिन मूलतः ध्वनियाँ देखी जाएँ तो स्वर व्यंजन, इसलिए आपको 2 ही करना होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों को हम विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो 3 भाग कौन से हैं? तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में 1 मात्रा जितना समय लगता है, आपको पता ही है, उसे हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। और बाकी द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे आपका दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर हमने किया था त्रिमात्रिक स्वर, तो इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, क्योंकि व्यंजन को हम एक से अधिक वर्णों के मेल के आधार पर बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जो क लिखा है तो इसका भी वर्ण विच्छेद इस आधार पर हम कर सकते हैं कि इसके नीचे, क के नीचे हलंत नहीं लगाया तो उसके साथ में अ स्वर जुड़ा हुआ है। इस वजह से का के साथ में हम बोले तो आ स्वर लगा हुआ है, तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर के सहयोग के लिखा ही नहीं जा सकता। इस वजह से आपको करना पड़ेगा कि व्यंजन जो है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, च, छ, ज, झ, न्य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ई, च, छ, झ का उच्चारण जो है तालव्य से होता है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ई और च वर्ग जो है ये तालु से संबंधित है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आपको ये पता है कि आई भी है, ए भी है और ये भी है। जब इस टाइप के ऑप्शन आ जाएं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दीर्घ स्वर है और ये जो है संयुक्त स्वर है, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है अ और ए से हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है अ और ई से। ये आपको पता ही है मूल स्वर है
और ये ई जो है समान स्वर से इसका उच्चारण हुआ है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें ऑप्शन दीर्घ वाले सभी हैं तो आपको संयुक्त और दीर्घ स्वर को अलग पार्ट में बांटना पड़ेगा। इस वजह से इन कैटेगरीज में या तो ये ऑप्शन में होगा या ये ऑप्शन में होगा और या फिर जो है ये ऑप्शन में होगा। इनको हम दीर्घ स्वर बोलेंगे यानी सजातीय स्वर बोलेंगे और इनको विजातीय या संयुक्त स्वर के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा व। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन आपको पता ही है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो ट, ठ ये दूसरा हो गया, क, ख, ग, घ में ये चौथा हो गया और ग तीसरा हो गया और ख दूसरा हो गया। इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका ग, अल्प प्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। एक ही बात है, चाहे इसको हम घोष बोले और चाहे इसको हम सघोष बोले तो एक ही बात है। और इसके अंतर्गत रखे जाते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि पहला और दूसरा जो है वो अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है सघोष होता है। तो इस वजह से क पहला है, ट पहला है, च पहला है, लेकिन च, छ, ज ये तीसरा है। इस वजह से आंसर हो जाएगा ज, घोष वर्ण। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? होठों का प्रयोग होता है जिसको बोलने में ऊ जो है ओष्ठ्य वर्ण है, ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है स्वर है। स्वरों को तीन पार्ट में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। यानी लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है लिपि। जिस रूप में यानी जिस लिपि में लिखे जाते हैं वो उसकी लिपि है। यानी हिंदी लिखी जा रही है किस चिन्हों में? तो देवनागरी चिन्हों में लिखी जा रही है। या अंग्रेजी किन चिन्हों में, उसकी ध्वनियाँ किन चिन्हों में लिखी जा रही है? तो रोमन लिपि में लिखी जा रही है। तो इस वजह से लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य है, क्योंकि संपूर्ण प वर्ग को हम ओष्ठ्य के अंतर्गत रखते हैं, तो ये ओष्ठ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे प्राण, इसमें प है, र है, र के साथ आ की मात्रा है, उसके बाद में अण है और उसके बाद में अ स्वर है। तो यहाँ देखिए कि प, र इन दोनों व्यंजनों के साथ में, दो व्यंजनों के साथ में एक ही ध्वनि है स्वर की। इस वजह से इसे हम बोलेंगे, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। इसके अन्य एग्जाम्पल में आप वर्ण लिख सकते हो, व, र, अ, अण और अ हो जाएगा इसमें। या और भी बहुत से इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्राण लिख सकते हो, प्रत्येक लिख सकते हो, घ्राण लिख सकते हो, प्रकार लिख सकते हो। तो ये सभी के सभी इसके एग्जाम्पल है। प के साथ में र के साथ में आ की मात्रा, प के साथ में र के साथ में अ हो जाएगा, घ के साथ में र के साथ में आ हो जाएगा, प के साथ में र के साथ में अ स्वर हो जाएगा। इस वजह से ये सभी के सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष आपको पता ही है, पहला और दूसरा जो है, पांचों वर्गों में पहला और दूसरा जो है अघोष के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा है, तो इसमें पहला प हो जाएगा, घ चौथा हो जाएगा, प फ ब ये तीसरा हो जाएगा और ये भी तीसरा हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा प, क्योंकि ये प वर्ग में पहला वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है। तो कंठ्य वर्ण आपको पता ही है कि क वर्ग से संबंधित है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन जो है वो स्वरों से संबंधित चारों ऑप्शन है। इस वजह से अ आ हमने किया था कि अ आ और क वर्ग और उसके साथ साथ ह और विसर्ग जो है ये सभी के सभी कंठ्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा अ, यानी अ आ क वर्ग और उसके साथ साथ ह, और ह जैसा उच्चारण आपको पता है विसर्ग में भी होता है, प्रातः है हमने किया था। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर सेम वही बात आ गई, इसको भी दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी कहा जाता है और इसको भी बोलते हैं। चारों ऑप्शन दीर्घ के हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस जो है, इन तीनों को हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। लेकिन आ जो है या ई जो है या फिर ऊ जो है ये समान स्वरों से दीर्घ हुए हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाएगा दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आ, यानी सी इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण आपको पता ही है कि दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन है। तो दूसरा और चौथा आपने देखना है, त इसमें पहला हो गया, म इसमें पांचवा हो गया और त थ द ये तीसरा हो गया और प फ ब भ तो ये चौथा हो जाएगा। इस वजह से आंसर हो जाएगा भ, इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही है, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण आपको पता ही है कि अघोष में तो पहला और दूसरा होता है और पांचों वर्गों में तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो सघोष के अंतर्गत आता है। तो आपको सघोष करना है तो तीसरा चौथा पांचवा देखना पड़ेगा। इसमें श को साइड में कर दीजिए पहले, इनमें से देखिए तो घ जो है ये चौथा है, प जो है पहला है और प फ ब ये तीसरा है। तो आंसर जो है इसमें दोनों बन रहे हैं, सी भी और बी भी दोनों बन रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि ब तीसरा है, घ चौथा है, इस वजह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों जो है इसमें क्वेश्चन में सघोष है। तो इसमें ग्रेस मार्क मिला था लोअर परीक्षा 2018 में। ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन आपको पता है कि श श स ह ये ऊष्म व्यंजन है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा डी, क्योंकि इनको ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन के तौर पर जाना जाता है, यानी जिसके उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है, संघर्ष होकर ध्वनि बाहर निकलती है, इस वजह से इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य से संबंधित जो स्वर है वो है ए और आई, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कंठ तालव्य उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम जब देखते हैं तो कंठ तालव्य जो है ये हो जाएगा आई। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उसे कहते हैं मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निरनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर। तो नाक से हवा निकलती है तो अनुनासिक स्वर जो है वो कहलाएंगे नाक से हवा निकलने वाले स्वर, क्योंकि निरनुनासिक में नाक से नहीं केवल मुख से निकलती है,
इस वजह से लुंठित, आपको पता है कि हम लुंठित जो है केवल र व्यंजन को लुंठित के नाम से जानते हैं और स्वर सभी मौखिक होते ही हैं। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका आंसर निरनुनासिक स्वर। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, य, र, ल, व, तो इस वजह से ल इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो अनुस्वर कार्य करता है पंचमाक्षर, जितने भी हैं उसे हम अनुस्वर के नाम से जानते हैं। इस वजह से आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण के अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो पंचमाक्षर का कार्य करता है अनुस्वर। इससे आगे है, क्योंकि चंद्रबिंदु जो है वो अनुनासिक के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि जो है ल है, क्योंकि पार्श्विक ध्वनि जिसके अंतर्गत जब हम मुख से ध्वनि निकालते हैं तो ल जैसे मैंने बोला तो जीभ जो है राइट साइड में दाईं तरफ जाएगी और ध्वनि जो है बाईं तरफ से निकल जाएगी, बगल से निकल जाएगी, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं पार्श्विक ध्वनि। तो ये हो जाएगा ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण दंत्वय नहीं है? तो दंत्वय जो नहीं है वो हो जाएगा च, क्योंकि च जो है इनमें से दंत्वय नहीं है। देखा जाए तो त वर्ग जो है दंत्वय से संबंधित है, त वर्ग, और इसके अलावा ल को भी जो है रखा जाता है दंत्वय के अंतर्गत, क्योंकि त वर्ग के साथ साथ ल और स जो है ये दंत्वय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से आंसर जो हो जाएगा कि जो दंत्वय ध्वनि से संबंधित नहीं है तो वो हो जाएगा च। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो वर्गीकरण जीभ के भाग के यानी जीवा के आधार पर स्वरों को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन सा? अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। इस वजह से हो जाएगा विवृत स्वर जो है जिसमें सर्वाधिक मुख खुलता है उच्चारण करते हुए, उसे हम विवृत स्वर बोलते हैं। इसे जीभ के आधार पर नहीं कहा जाता, इसे मुखाकृति के आधार पर कहा जाता है। इस वजह से जब विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर वो मुखाकृति के आधार पर स्वर है, इस वजह से इसमें आंसर हो जाएगा विवृत स्वर, क्योंकि पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्रस्वर जो है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और मैक्सिमम क्लैरिटी जो है हम लेकर चलेंगे। हमारा ये एजेंडा होना चाहिए कि मैक्सिमम क्लैरिटी जो है हर टॉपिक में हो। तो मैं अरुणेश शारे यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।